नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर जूलियन की मौत हो चुकी है और स्टेफन को पता चल चुका है कि डेमन ने एक तरह से अलीना की बॉडी को जला दिया है, जिससे बहुत ही ज्यादा निराश दिखाई दे रहा है। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13। और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अमेजिंग कंटेंट हम इस चैनल पे और भी लाने वाले हैं, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13। हम पहला सीन देखते हैं ल्यूजियाना का 1842 का, जहां पर हम देखते हैं एक बाप और बेटी जंगल में कैंपिंग टाइप कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं उसका बाप, पता चलता है वो एक हंटर है और अपना मार्क बना रहा है जिससे कि उसकी बेटी देख सके। और तभी उसकी बेटी पूछती है, डैड मैं वैसे क्यों नहीं देख सकती हूँ? और ये कहने के बाद बोलता है, बेटी नॉर्मल इंसान इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि हंटर्स मार्क है, ब्रदरहुड ऑफ 5 को ये दिखता है और तुम्हें नहीं दिखेगा। और ये कहने को उसकी बेटी बोलती, काश कि मेरे पास भी आ जाए और मैं भी एक हंटर बन जाऊं। और ये कहने को बोलता है, काश कि ऐसा कभी ना हो बेटी, ये चीज मेरे पर सूट तो करती है बट काश तेरे साथ ये बिल्कुल ना हो। और ये कहने को हम देखते हैं उसकी बेटी बोलती है, मुझे भी तलवारबाजी सीखनी है आपसे, आप क्या मुझे सिखाओगे? और तभी हम देखते हैं एक तलवार देता है जो बिल्कुल हुबहू वैसी है जिसके अंदर फिनिक्स स्टोन लगा हुआ है, बट वो नहीं है। बट तभी हम देखते हैं वो फाइट करने लगता है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं 15 साल बाद का, जहां पर अपनी पूरी बेटी बड़ी हो चुकी है उसकी, और वहां पर उसको लड़ाई करना सिखा रहा है। और तभी एक हॉर्न बजता है। हॉर्न की आवाज सुनने के बाद बोलता है, शायद वैम्पायर आए हैं, इस वजह से मुझे यहां से जाना पड़ेगा। और तभी उसकी बेटी बोलती, काश कि मैं भी आपके साथ चल पाती। बट तभी बोलता है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, कुछ टाइम बाद चलेंगे हम साथ में। और ये कहने को उसे छोड़कर वहां पर वैम्पायर को मारने के लिए उसका डैड निकल जाता है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं प्रेजेंट का, जहां पर हम देखते हैं उसकी बेटी है कोई और नहीं, रैना क्रूज। और वहां पर हम देखते हैं उसको ग्लास के पीछे बंद किया हुआ है और ग्लास के पास आती है और मारने लगती है खोलने के लिए। बट तभी हम देखते हैं एंजो सामने खड़ा था और बोलता है, लव तुम इसे नहीं तोड़ पाओगी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं पीछे जाती है और जोर से उस ग्लास को तोड़ देती है और बाहर निकल के खड़ी हो जाती है। और वहां पर एंजो जमीन पर गिरा हुआ था, उसको स्माइल दिखाती है। और ये देख के हम देखते हैं एंजो भी डर चुका था उससे। हम पहले सीन में डेमन को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था, निराश था और कल रात को उसी लड़की के साथ था जो फाइट के बाद उसे मिली थी। तभी हम देखते हैं वो लड़की डांस कर रही है, ड्रिंक कर रही है। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है, म्यूजिक बंद करता है, लड़की को उसको कपड़े पकड़ाता है और बोलता है, पीछे के रास्ते से जाओ, बाद में मिलेंगे, प्लीज तुम यहां से जाओ। उसको भगा देता है। और तभी हम देखते हैं जैसे वो गेट खोलता है, अंदर बानी आती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो चुकी थी और बोलते हैं, मुझे ड्रिंक करने की जरूरत है और तुम ही मेरे एक तरह से बड़ी हो जिसके साथ मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। और वो अंदर आ जाती है। अब फिर पानी अंदर आ जाती है और बोलने लगती है, तुम पार्टी कर रहे हो, यहाँ पर ड्रिंक्स है और शायद मुझे लास्ट टाइम याद है तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, बट और कोई बड़ी था नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और वहां पर बोलती, तुम्हारे पास बॉबन खत्म हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? और शायद तुम पार्टी बना रहे हो जूलियन को मारने की, बट उसके बंदे अभी भी बाहर हैं, उनको पता नहीं, उनको पता चलेगा तो उनको कैसे संभालोगे? और ये सब चीजें छोड़ दो एक तरह से, मुझे तो स्ट्रेस आउट हो रहा है कि एक हंटर आ चुकी है 80 साल बाद और मैं मैरी और नोरा के साथ थी पूरे दिन और वहां पर हम हंटर को ढूंढते रहे और मेरी जान बचाने के लिए वहां पर कहीं से भी एंजो आ जाता है। एंजो मेरी जान बचाता है, जब तक मैं मैरी और नोरा को बुलाती हूँ वो एक तरह से उस लाश को लेके गायब हो जाता है। पता है कितना क्रीपी दोस्त है तुम्हारा। और ये कहने को तो हम बैठने लगती है और देखते हैं कि कुछ है उसकी पैंट के नीचे और देखते हैं किसी की अंडरवेयर थी और फेंक के मारती है और बोलती है, शायद ये टाइलर लॉकवुड की नहीं है, तुम्हारी है। और तभी हम देखते हैं डेमन कुछ नहीं बोलता है। फिर पानी बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम एक तरह से करना चाहते हो तो। और उस लड़की का नाम क्या था? बोलता है, हाँ उसका नाम क्रिस्टल था। और ये कहने को बोलता है, हाँ मैं एक चीटर हूं, एक साल भी नहीं रुक सकता हूं, ये वो। और ये कहने को बानी बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तुम्हें, मैंने कहा है कि अलीना ने भी कहा था जाने से पहले कि तू अपनी लाइफ एंजॉय कर, जब तक वो नहीं आ जाती, जो तुझे करना है कर, बेटर रहेगा तेरे साइकोपैथिक नेचर से तो। और ये कहने के बाद बात कर रही थी और तभी फोन आ जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि एंजो का फोन आया था डेमन के पास और डेमन एंजो फोन उठाता है, बट एंजो डायरेक्टली पूछता है, बानी फोन नहीं उठा रही, क्या प्रॉब्लम हो रखी है? और ये कहने के बाद बानी बोलते हैं, मैं फोन नहीं उठाने वाली हूँ उसका, और मैं क्यों उठाऊं? वो एक साइकोपैथिक हो चुका है पूरा, एक तरह से बूढ़ी लाश को कहीं किडनैप करके ले गया है। और ये कहने के बाद बोलते हैं, उससे बात कराना मेरी। और ये करने के बाद हम देखते हैं बानी साफ मना करती है। और तभी डेमन बोलता है, वो बात नहीं करना चाहती, तुम क्या पूछना चाहते हो? और बोलता है कि मुझे वो सोर्ड चाहिए जिससे एक तरह से फिनिक्स स्टोन जुड़ा हुआ है जो। और ये कहने के बाद बोलता है, नहीं तुझे नहीं मिलने वाली है। और तभी डेमन को एक तरह से धमकी हो देता है और ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, अगर तूने मुझे सोर्ड नहीं दी तो याद रखना, वो सीक्रेट बता दूंगा कि तूने अलीना को जला दिया और तूने अब तक उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये बात नहीं बताई है, अगर तूने मुझे सोर्ड दी तो। और ये कहने के बाद हम देखते हो चुप हो जाता है और बोलता है, बानी तू मेरी एक हेल्प कर सकती है और सोर्ड से? और ये कहने के बाद बानी गुस्सा हो जाती है। फिर बानी गुस्सा तो थी बट उसको देने के लिए बिल्कुल रेडी थी। और ये कहने के बाद बोलती है, तुझे क्यों चाहिए? और एंजो ने तुझ पे ऐसा क्या जादू कर रखा है जो तू उसके लिए काम कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे चाहिए और प्लीज मैं तुझे इसका रीजन नहीं बता सकता हूँ।
और ये कहने के बाद बानी बोलती है ये तलवार मेरे पास है, तुम्हें रीजन बताना होगा और मैं ही तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड हूँ अलारिक, तो जा रहे डेलिस में और फिर तुम अकेले रहना। और ये कहने के बाद बोलती है बानी तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए तो बता रहा हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज मुझसे मत पूछो और प्लीज मुझे तलवार दे दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी को गुस्सा आता है, उसको तलवार देती है और बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रही थी और जानना चाहती थी कि डेमन सोच क्या रहा है इस टाइम पर। फिर हम देखते हैं विटमोर कॉलेज पहुंच जाते हैं दोनों तलवार देने के लिए और वहां जाके क्या देखते हैं कि एक तरह से एंजो को बांध के रखा हुआ है और दोनों देख के हैरान थे कि एंजो को क्यों बांध के रखा हुआ है। तभी हम देखते हैं पीछे से रेना क्रूज आ जाती है और वहां आने के बाद वो दोनों देख के उसको कंफ्यूज थे कि ये कौन है। उसके पास एक तरह से वो एंड एरो थी जो लकड़ी की बनी हुई थी और ये देखने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है एंजो तेने मेरी हेल्प की थी ना उस जेल से निकलने के लिए और शायद अब हिसाब बराबर हो चुके, तूने हमको इस प्रॉब्लम में फंसा दिया है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है जैसे कि मैं यहाँ पर फंसना चाहता था। और तभी हम देखते हो आगे बढ़ने लगती है और तभी बानी बोलती है तुम हो कौन और क्या चाहती हो। और तभी एंजो पीछे से बोलता है रेना क्रूज है। और ये देखने के बाद डेमन बोलते हैं बानी ने तो बताया तुम 80 ईयर्स की हो। और ये कहने पर बानी बोलते नहीं तुम वो नहीं हो सकती हो, तुम तो बूढ़ी थी, तुम मरने वाली थी, तुम बीमार थी। और ये कहने के बाद वो बोलती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी सिर्फ तलवार चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि बानी को एक एरो मारती है और ये देखने के बाद डेमन बोलता है तुम्हें तलवार ही चाहिए ना तो ले लो और बाहर फेंक देता है खिड़की से। और तभी हम देखते हैं वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन अपना ब्लड पिलाने लगता है बानी को हील करने के लिए। अब हम एक देखते हैं पास्ट बैक की स्टोरी जो है रेना क्रूज की, जहां पर हम देखते हैं कि उसके फादर एक तरह से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि कोई और नहीं जूलियन उन्हें मारने जा रहा है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर रैना आ जाती है और रैना आने के बाद हम देखते हैं उसके हाथ में वो तलवार थी और वहां पर लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। बट तभी हम देखते हैं उसका फादर बोलता है बेटी तुम यहाँ से जाओ बेटर रहेगा। तभी हम देखते हैं जूलियन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे फादर कह रहे हैं तुम जा क्यों नहीं रही हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगती है और तभी जूलियन बोलता है कि मैं इसे तो मार दूंगा। और ये कहने के बाद रैना बोलती है अगर तुमने इन्हें मारा तो तुम ब्रदरहुड ऑफ 5 को मारोगे और पूरी जिंदगी तुम पे कर्ज बना रहेगा। और ये कहने के बाद जूलियन बोलता है फिर तो सही कहा तुमने, मेरे पे एक तरह से आइडिया दे दिया है। और ये कहने के बाद आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बाप को नहीं मारूंगा बल्कि तुम खुद मारोगी। और ये कहने के बाद उसके पास जाता है, उसे कंपेल करने की कोशिश करता है और वो कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं कि जूलियन उसके बेटी को एक तरह से डोटा को एक तरह से कंपेल करता है कि वो अपने फादर को मार दे। तभी हम देखते हो आगे बढ़ने लगती है मारने के लिए और कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं उसका डैड बोलता है मुझे पता है ये तुम नहीं कर रही हो, ये वो करवा रहा है। और तभी हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी और उसका फादर बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, डोंट वरी। और एक बात याद रखना जो जो मैंने सिखाया है तुमको सब अप्लाई करना है अपनी लाइफ में और इन वैम्पायर्स को दुनिया से खत्म करना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रैना अपने फादर का कत्ल कर देती है। फिर हम देखते हैं रेना क्रूज एक तरह से ग्रुप में बैठी हुई थी और कोई रिचुअल चलने लग रहा है। इसका मतलब कि उसके जितने भी लोग हैं उन सबको एक तरह से बदला लेना है और रेना को एक तरह से माध्यम बना रहे, एक तरह से मीडियम बना रहे उस चीज के लिए। और तभी हम देखते हैं रिचुअल स्टार्ट करते हैं और रिचुअल में एक तरह का सिरप सा पीती है जिसकी वजह से उस पर कोई भी मैजिक काम ना कर सके। वहीं पर हम देखते हैं 5-6 लोग अपनी जान दे देते हैं, जिसको देख के रेना बोलती है ऐसा क्यों किया, मुझे किसी की मौत नहीं चाहिए। और तभी उनका लीडर बोलता है मरे नहीं है, तुम्हारे अंदर जिंदा है और एक तरह से तुम्हारी लाइफ एक तरह से इनसे जुड़ चुकी है, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। और ये एक तरह से जो तुम्हारी तलवार है वो अब मैजिकल तलवार बन जाएगी जिससे तुम वैम्पायर्स को मार सको जो इंसानों का खून पीते हैं और एक तरह से बदला ले सको अपने फादर का और हम सबकी एक तरह से प्रतिष्ठा का। और ये कहने के बाद अपने आप को भी चाकू मार देता है और वहीं हम देखते हैं वो तलवार चमकने लगती है और उसके अंदर का फिनिक्स स्टोन एकदम जलने लगता है। और ये देख के हम देखते हैं रेना क्रूज को गुस्सा आ रहा था और बदले की आग लग चुकी थी उसके अंदर। फिर हम अगला सीन देखते हैं 1903 का इंग्लैंड का। वहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा खुश थे मैरी और नोरा और वहीं पर हम देखते हैं जूलियन के साथ आ रहे थे और वहां पर गाने लग रहा है बहुत ही सुरीली आवाज में। और तभी हम देखते हैं वो आगे जाने लगता है और तभी उसके गले में कोई एक चाकू डाल के वहां से निकाल लेता है और ये कोई और नहीं रेना क्रूज ही थी। और तभी हम देखते हैं ये देख के डरने लगते हैं और तभी जूलियन उसे पहचान लेता है और धक्का मार के दूर गिराता है और जैसे वो गिरती है वो बेहोश हो जाती है और देखते हैं कि बो का जो घाव है वो एक तरह से हील ही नहीं हो रहा है। और ये देखने को जूलियन बोलता है हमको एक तरह से इंग्लैंड अभी के अभी छोड़ना होगा। जूलियन बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है ऐसा करो लिली को बुलाओ, उससे पैसेंजर टिकट्स बुक करा, हमको यहाँ से जाना होगा जल्द से जल्द। और तभी हम देखते हैं वहां से भाग जाते हैं और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अब रेना क्रूज को वापस होश आया था और वो अपनी एक तरह से तलवार वापस हाथ में ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि सारे वहां से भागने के लिए तैयार थे, अपने टांगे में बैठते हैं और बोलते हैं हमको ऐसे निकलना होगा, लिली ने टिकट बुक कर ली है।
और हम चलते हैं। तभी हम देखते हैं वो सामने से आने लग रही थी और ये देख के जूलियन एक तरह से डरने लगता है और तभी बोलती है जितना दर्द तूने मुझे दिया है उससे ज्यादा मैं तुम्हें देने वाली हूँ इस फिनिक्स स्टोन के अंदर। और तभी हम देखते हैं जूलियन को गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और जूलियन को दूर फेंक के मारती है। बट तभी हम देखते हैं जूलियन भी कम नहीं था, वो उसे एक तरह से स्टेक मार देता है और वहां से भागने का ट्राई करता है, टांगे में बैठ जाते हैं और वहां से भाग रहे थे। तभी हम देखते हैं वो जूलियन की तरफ अपने तलवार फेंक के मारती है और जूलियन की आत्मा को स्टोन के अंदर कैद कर देती है। और ये देखते हम देखते हैं नोरा उस टांगे को जोर से भगा के वहां से ले जाती है और हम देखते हैं कि वो सोर्ड भी उन्हीं के साथ जा चुकी है। अब फिर हम अगली सीन में स्टेफन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में था, हॉस्पिटल के अंदर था और वहां पर कैरोलाइन की एक तरह से सर्जरी चल रही थी और एक तरह से उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था उसे। और तभी हम देखते हैं उसके पास वैलेरी आती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, पूरे एक तरह से फ्लोर को हमने खाली करवा दिया है। और तभी स्टेफन बोलता है हाँ वो तो मुझे पता है, ऊपर से मैंने डॉक्टर को कंपेल कर दिया कोई भी मैजिकल और अनमेडिकल चीज लगे तो उसको इग्नोर कर दे। और ये कहने को बाहर का टेंशन में था और बोलता मुझे एक तरह से डेमन की भी बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने ये चीज कर कैसे दी, एक तरह से अलीना को ही खत्म कर दिया और मैं कैरोलाइन को कैसे बताऊंगा ये बात। और ये कहने को हम देखते हैं वैलेरी बोलती है अभी तुम इस चीज पे ध्यान दो, जो अंदर चल रहा है रूम के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे भाई ने कर दिया तो बाद में बता सकते हो, प्लीज कंट्रोल करो अपने ऊपर। और एक तरह से वैलेरी उसे संभालने लग रही थी। अब फिर हम देखते हैं उनके पास आता है सीधा अलारिक का फोन जो एक तरह से गाड़ी से वापस आ रहा था और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है टेंशन मत ले, बस तू जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा, सी सेक्शन सर्जरी चलने लग रही है बच्चों को निकालने के लिए और इस टाइम तेरा होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने बेस्ट डॉक्टर्स करे हैं। और ये कहने बोलता है यार बेस्ट से बेस्ट करना, आई एम रेडी टू पे, मुझे एक तरह से सब कुछ सेफ चाहिए। और तभी हम देखते हैं वहां पर आने लग रहा था लारिक और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन भी अंदर देखता है कि क्या हो रहा है और तभी वैलेरी बोलती है अब स्टार्ट होने वाला है, अब देखते हैं क्या होता है। तभी हम देखते हैं वो कट करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही कट करने जाते हैं हम देखते हैं उसकी हालत बिगड़ने लगती है और ये देख के उनका नाइफ दूर गिर जाता है और जितनी भी पूरी ट्रे थी वो नीचे जमीन पे गिर जाती है। ये देख के सारे डॉक्टर डर जाते हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं स्टेफन और वैलेरी अंदर आ जाते हैं रूम के और ये देखने के बाद हम देखते हैं वैलेरी बोलती है किसी भी टूल को मत छुओ और तभी हम देखते हैं सब कुछ वापस नॉर्मल होने लगता है। और ये देख के बोलती है शायद कोई गड़बड़ चल रही है, ये बच्चे एक तरह से फीड कर रहे हैं कैरोलाइन के मैजिक पे और वो बाहर आने के लिए अभी तैयार नहीं है। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है ये क्या भला है भाई। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये सारी बातें स्टेफन कैरोलाइन को बताता है और कैरोलाइन को उन बातों पर यकीन नहीं होता और बोलती है ये सब क्या चीजें हैं, क्या बच्चे मेरे अंदर इसलिए रह रहे क्योंकि उनको मैजिक मिल रहा है। और तब बोलते हैं वैलेरी ने तो यही कहा है और वैलेरी एक तरह से सॉल्यूशन निकाल रही है इस चीज का कि कोई बड़ी मैजिकल चीज जिससे वो बच्चे अट्रैक्ट हो और बाहर आए और डॉक्टर को मतलब एक तरह से अपोज ना करें। और ये कहने के बाद बोलती है इसमें मुझे एक मेडिकल टर्म समझ नहीं आया कि यहाँ पर मेडिकल कहाँ पर है, ये सब तो जादू है। और ये कहना बोलता है अब कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी बोलती है ओके मैं तुम पे बिलीव करती हूँ बट एक ऐसा काम करो बानी को बुला दो यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद अब स्टेफन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम चिंता मत करो यार, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बानी को फोन कर दूंगा। और वैसे भी वैलेरी अपनी हेल्प लेने के लिए गई है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती कैसी हेल्प लेने गई है और बोलती है वो मैरी, नोरा और बो को बुलाने के लिए गई है हेल्प के लिए। और ये कहने के बाद बोलती है ग्रेट, उन लोगों को हेल्प के लिए तुम बुला रहे हो जिनने मेरी जान लेने की कोशिश की है। और तभी स्टेफन उसको रिलैक्स कराता है और बोलता है तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है और प्लीज तुम मुझ पे बिलीव करो। और तभी हम देखते हैं अब कैरोलाइन काम हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं व्रेना क्रूज को अपना वो तलवार मिल चुकी थी, वो उसको उठा के वहां से जाने लगती है। तभी उस मोमेंट पे हम देखते हैं अभी हॉस्पिटल के अंदर सारे हेरेटिक्स आ चुके हैं और अपना स्पेल स्टार्ट कर चुके हैं। और तभी हम देखते हैं फोन पे अलारिक था और बोलता है कि तुमने सारे हेरेटिक्स को बुला लिया, मुझे टेंशन हो रही है, वो शायद कुछ करना दे, मेरी एक फैमिली जो लॉस्ट हो चुकी थी मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ स्टेफन, उनको प्लीज कुछ मत होने देना। और स्टेफन बोलता है तुम मुझ पे बिलीव कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ यार भाई। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलारिक को शांत करने की कोशिश करता है, वहीं पर हम देखते हैं हेरेटिक्स मदद करते हैं और वहां पर वो कट करते हैं उसके पेट को। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे बो को दर्द महसूस होने लगता है और जो उसका स्कार था जो एक तरह से रेना क्रूज ने दिया था वो खुल चुका था और उसमें खून निकल रहे थे और घाव भर नहीं रहा था। और ये देखने के बाद हम देखते हैं सारे हेरेटिक डर जाते हैं और उसको वहां से लेके जाने लगता है। और ये देख के अब स्टेफन भी डर चुका था, अब आगे होने क्या वाला है। वहीं इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन ने अपना ब्लड पिला के सही कर दिया था बानी को और बानी बोलती है तूने 3 सेकंड भी नहीं सोचा जैसे तू पहले सोचता था मुझे बचाने से। और तब बोलता है नहीं मैंने नहीं सोचा, मुझे तुम्हारी जान इंपॉर्टेंट लगी। और बानी को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था और उसे ये नहीं पता था कि अलीना अब तक मर चुकी है। और तभी हम देखते हैं उसके पास कॉल आता है सीधा नोरा का और नोरा बोलती है प्लीज तुम ये मत कहना कि तुमने एक तरह से स्वॉर्ड दे दी है उस हंटर को। और ये कहने के बाद बोलती है दी नहीं उसने छीनी है, बट तुम्हें कैसे पता चला। और तब बोलती है बो का एक तरह से मार्क फिर खुल चुका है, वो सीधा बो की तरफ आएगी, दुनिया भर में कहीं भी उसे ढूंढ लेगी और उसे मार देगी। और राइट ना वो हमारे साथ है, हालत खराब है क्योंकि इस हॉस्पिटल में हम अकेले वैम्पायर नहीं है,
बहुत सारे वैम्पायर हैं और जो भी वैम्पायर उसके रास्ते में आएगा उसको सबको मारते हुए जाएगी और उस पत्थर के अंदर उसकी सोल को एक तरह से इकट्ठा कर लेगी। और तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल में कितने सारे वैम्पायर हैं। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद स्टेफन सीधा कैरोलाइन की तरफ देखता है और डरने लगता है कि उसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी है और शायद उस पर कोई वैम्पायर हंटर अटैक ना कर दे। अब फिर वही हम देखते हैं बो की हालत खराब हो रही थी और मैरी और नोरा उसको संभालने लग रही है और बोलती है हम तुम्हें यहां से भगा के ले जाएंगे। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे मर सकते हैं और तुम्हारी जरूरत है। और ये कहने के बाद मैरी बोलती है मुझे पता है तुम कैरोलाइन से प्यार करते हो बट इसमें अब हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। वो अगर यहाँ पर आई पहले बो को मारेगी और फिर हम दोनों को, और हम एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं और बो को अकेला नहीं जाने देंगे इस हालत में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं आगे आती है वैलेरी और बोलती है ये सही कह रहे हैं, इनको जाने दो, मैं अपने आप संभाल लूंगी और बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है स्टेफन, तुम इतना मान के चलो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उन्हें जाने देते हैं और तभी उन दोनों से बोलती है कि तुम जाओ इसको संभालो और दूर से दूर लेके जाने की कोशिश करो। और तभी नोरा बोलती है अगर तुम बच्चों को अकेला बचाने की कोशिश करोगी शायद बच्चा तुम्हारा पूरा मैजिक एब्जॉर्ब कर ले और शायद तुम भी मर सकती हो। और ये कहने के बाद वैलेरी बोलती है मुझे इन बच्चों की जान बचानी होगी, इनको एक चांस तो देना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बो, नोरा और मैरी वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर वैलेरी रुक चुकी थी स्टेफन के साथ और वो अंदर जाती है और अपना स्पेल स्टार्ट करती है जिससे कि बच्चे बाहर आ जाएं। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन के पास सीधा फोन आता है डेमन का और डेमन बोलता है कि मैं भी आ रहा हूं हेल्प के लिए और मुझे सारी सिचुएशन पता चल चुकी है और वैम्पायर हंटर एक तरफ तुम्हारी तरफ ही बढ़ रही है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे पता चल चुका है और ये जरूर तूने किया है, मुझे पता है, तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है भाई, तू ऐसा कर दूर रहे तो बेटर है, पहले तू कितने काम बिगाड़ चुका है और यहाँ आने की जरूरत नहीं हेल्प करने के लिए। और फोन काट देता है। तभी हम देखते हैं बानी सुनती है सारी बातें और पूछती है डेमन इस बार तुमने क्या किया है सच बताना। और ये कहने के बाद बोलता है कुछ तो किया बट तुम्हें नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, बट मुझे कुछ तो सही करना होगा। और तभी हम देखते हैं बानी को बहुत ज्यादा शक हो रहा था क्योंकि स्टेफन भी उससे नाराज है और उसने कोई बड़ी गड़बड़ की है। फिर हम देखते हैं उसी उन पे बो, नोरा और मैरी एक तरफ जा रहे थे और वहीं पर हम देखते हैं बोलते हैं हमको यहाँ से फिर से भागना पड़ेगा पहले की तरह और हम कहीं गायब हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं सामने से आती है हंटर और एक तरह से स्टेक मार देती है और उसकी आत्मा को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है स्टोन के अंदर। और ये देख के नोरा चिल्लाने लगती है और जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाता है हम देखते हैं कि नोरा और मैरी वहां से भाग जाते हैं और सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है हंटर। बट तभी हम देखते हैं कि फिर से रेना एक तरह से गाड़ी पंचर करती है, उसके अंदर से पेट्रोल बाहर निकाल देती है, उसमें आग लगा के चली जाती है जिससे कि बो की बॉडी एक तरह से जल जाए और वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। अब फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन और बानी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और बानी सीधा जाती है उस रूम के अंदर जहां पर ऑपरेशन हो रहा था और बोलती है कि एक बैड न्यूज है, वो अब नहीं रहा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वैलेरी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी उन दो का क्या? और बोलते हैं उनका नहीं पता, शायद भाग गई हैं, बट इतना श्योर है कि वो हंटर वो रहने इसी हॉस्पिटल के अंदर है और वो हमको एक तरह से उससे दूर रहना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन आगे बढ़ता है और बोलता है मेरा भाई कहां पर है? और बोलती है शायद पता नहीं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेमन को जिस तरह रेना के पास पहुंच चुका था और वहां पर हम देखते हैं रेना उसको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसकी हंटर वाली क्वालिटी सामने आ रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और हम देखते हैं डेमन बराबर की टक्कर दे रहा है रेने को क्योंकि उसे पता नहीं कि रेने कितनी पावरफुल है, बट हम देखते हैं रेने भी उसको बराबर का मार रही है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं बानी बार बार बोल रही है स्टेफन से तू उसको जाके हेल्प क्यों नहीं करता, जहां भी तेरा भाई है, मानती हूँ तू उससे नफरत करता है, कोई तो बात है जिसकी वजह से तू उससे गुस्सा है, बट उन सब चीजों को तू छोड़ दे, अब जाके उसकी हेल्प कर ना मर सकता है। और ये कहने पर उसको मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं बानी उसे समझा रही थी और अलारिक वहां जाता है वो बोलती है चलो अलारिक आ चुका, अब तुम्हें जाना होगा स्टेफन, प्लीज जाओ अपने भाई की हेल्प करो। और तभी हम देखते हैं स्टेफन वहां से जाता है। वहीं पर हम देखते हैं उनके बीच में बहुत बुरी लड़ाई छिड़ रही थी और जहां पर डेमन बराबर की टक्कर दे रहा था रेने को। और वहीं पर हम देखते हैं उनकी लड़ाई के बीच में रेने डेमन को गलत जगह पे मार देती है, बॉयज अंडरस्टैंड कहां पर मारती है, और वो जमीन पे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड लेती है और उसको मारने के लिए जाती है और तभी डेमन बोलता है मैं हेल में पहले जा चुका हूं और मैं अब भी हेल में ही हूं। और ये कहने को रेने समझ नहीं पाती है और उसको जैसे ही मारने लगती है हम देखते हैं स्टेफन उसके आगे हट जाता है अपने भाई को बचाने के लिए और वहां पर जैसे उसे लगता है वो सीधा लात मारता है रेने को और एक तरह से सोच में पड़ जाता है सारी चीजें कैरोलाइन के बारे में, उस स्वॉर्ड के बारे में कि वो अब हंट किया जाएगा, अगले वैम्पायर तक पकड़े जाने तक उसको मारा जाएगा रहने के द्वारा। और ये सब सोच के एकदम हैरान था और अपने भाई को बोलता है मैंने तेरी जान बचा लिया पर मुझे भागना होगा। और तभी हम देखते हैं वहां से भाग जाता है और ये देख के डेमन को बहुत बुरा लग रहा था। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर सर्जरी चलने लग रही है और देखते हैं सर्जरी के टाइम पे हम देखते हैं बानी और वैलेरी स्पेल कर रहे थे, वहां पर टेंस बैठा हुआ था लारिक। और तभी हम देखते हैं बच्चों की रोने की आवाज आती है और ये देख के बानी एकदम ध्यान देती है और वहां पर अलारिक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नंबर वाइज 1 और 2 दोनों बच्चों को निकालते हैं और पता चलता है दोनों ही लड़कियां हैं। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद उसको पकड़ाते हैं अलारिक को बच्चे और ये देखने में तो अलारिक खुश हो जाता है और कहता है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है।
और ये देखने के बाद बानी बहुत ज्यादा खुश थी और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा खुशी भरा माहौल बन चुका था। अब फिर हम अगले सीन में एंजो को देखते हैं जिसको अभी भी बांध के रखा हुआ है विटमोर कॉलेज में, और वहां पर हम देखते हैं इस टाइम पे डेमन आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें छुड़वाऊं या फिर तुम्हें मार दूं, बेटर है मार दूं क्योंकि सारी गलती तुम्हारी वजह से हुई है, ऊपर से तुम बंधे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और तभी हम देखते हैं एंजो बोलता है मैं समझा सकता हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ये कहने के बाद डेन बोलते है तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती तो तुम्हारी है, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया जिसकी वजह से मुझे तुम्हें तलवार देनी पड़ी और जिसकी वजह से मेरा भाई एक तरह से खतरे में पड़ चुका है, सारी गलती तो तेरी है, अब तेरे साथ मैं क्या करूं, तुझे मार दूं बेटर रहेगा। ऐसे करते इस कॉइन को टॉस करता हूं, अगर हेड आए तो मरेगा और टेल्स आए तो बच जाएगा। और तभी वो कॉइन टॉस करता है और तभी हम देखते हैं वो बोलता है प्लीज ऐसा मत कर, थिंग इज अलीना अभी भी जिंदा है। और ये कहने पर डेन बोलते तू झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और तब बोलता है नहीं अलीना रियल में जिंदा है क्योंकि जो तूने किया एक तरह से हलुसिनेट करते हुए सोचा कि तूने अलीना को मार दिया, बट रियलिटी में वो खाली कॉफिन था और टाइलर ने मेरे साथ मिलके ये सब किया है। और ये कहने के बाद बोलता है टाइलर तुम्हारे साथ मिलके क्यों करने लगा, और ये कहने के बाद बोलता है टाइलर और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है जिसकी मदद से हमने उसको बचा लिया, प्लीज मुझे मत मार, अलीना भी न्यूयॉर्क में बिल्कुल सही सलामत है और छुपा के रखी हुई है। और ये सुनने का हम देखते हो खुश हो जाता है और उसको मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब हम देखते हैं कैरोलाइन होश में आ चुकी थी और बानी उसके साथ थी, वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है कि बच्चे कैसे हैं, और तब बानी बोलती है सब कुछ सही है, बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं, और तुम बताओ तुम कैसा फील कर रही हो, और तब बोलती है मैं तो सही फील कर रही हूँ बट स्टेफन कहां पर है। और ये कहने के बाद बानी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वहीं पर हम देखते हैं अभी स्टेफन दूर जाने लग रहा था और उसके पास डेमन कॉल करता है और बोलता है कैसा है भाई, और तभी स्टेफन बोलता है तू पूछ रहा है कैसा है, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के बच्चों को बर्थ दे रही है, मैं उससे दूर भाग रहा हूं, एक हंटर मेरे पीछे है और अगर हमने उसको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगी, और क्या पूछना चाहता है वैसे तू मेरे बारे में। और तब बोलता है सॉरी मैं सब कुछ सही करना चाहता था। और तभी स्टेफन बोलता है तू ये बता तलवार क्यों वापस दी तूने उसको, और ये कहने को बोलता है मैंने इसलिए दी क्योंकि अलीना जिंदा है, वो जिंदा है, मैं बच गया, मैंने एक तरह से उसको खोने से बच गया हूं, वो सिर्फ मेरे दिमाग की एक तरह से उपज थी और एक तरह से अलीना जिंदा है और मुझे सेकंड चांस मिल चुका है। और ये सुनने के बाद अब डेमन को बहुत खुशी महसूस हो रही थी और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन भी खुश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन के पास अब कैरोलाइन का फोन आता है और डेमन का कॉल कट करके एक तरह से कैरोलाइन को फोन मिलाता है और कैरोलाइन से बोलते हैं तुम कैसी हो। कैरोलाइन बोलती है मैं तो सही हूँ, बच्चे भी सही हैं और मुझे तेरे बारे में पता चल चुका है। और ये कहने के बाद बोलता है तो फिर सही है, मैं थोड़ी देर बाद में फोन करता हूँ और मुझे यहाँ से भागना है। और तभी हम देखते हैं उस टाइम पे कैरोलाइन बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक दोनों बच्चों को लेके आता है कैरोलाइन के पास और ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कैरोलाइन। फिर हम देखते हैं अलारिक उसके पास आ चुका था और बच्चों को सौंपता है और कहते हैं इसका नाम जोसी है जो इसकी मॉम से इंस्पायर्ड नेम है और उसकी याद में है, और दूसरे बच्चों को दिखाता है और कहता है इसका नाम एलिजाबेथ है जो तुम्हारी मॉम की याद में है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बिल्कुल रोने वाली होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है दोनों बच्चों को देखकर। फिर हम देखते हैं फ्यूचर का साइन 3 साल बाद का, जहां पर हम देखते हैं कैरोलाइन अपनी दोनों बच्चों को लेके कहीं जाने लग रही है और वहीं पर अलारिक का फोन आया है और बोलता है कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद बोलती है कैरोलाइन हाँ संभाल लेना, वैसे स्टेफन का क्या हुआ। और तभी अलारिक बोलता है ये सब छोड़ो, बस बच्चों की रक्षा करो, उनको दूर लेके जाओ। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे उनमें से एक बच्ची बोलती है मम्मी हम कहां पर जा रहे हैं, और वो बोलती है हम जा रहे हैं न्यू ऑरलिंस में मेरे दोस्तों के पास। और तभी हम देखते हैं न्यू ऑरलिंस में कोई और नहीं, दी ओरिजिनल फैमिली रहती है वैम्पायर्स की, ये उनके पास हेल्प के लिए जा रहे हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस प्लीज होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नो मैं थोड़ा बहुत लेट डाल रहा हूं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, बट जल्दी मैं ज्यादा सीरीज एक्सप्लेन करूंगा और दी ओरिजिनल्स भी जल्दी आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, टाटा सायोनारा एंड बाय बाय।